मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आज हमने ये कहा था कि 1858 से 1900 के बीच में मॉडरेट जो फेज़ है सारा, उस फेज़ के दौरान हम जितनी भी अलाइड एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करेंगे, जिसमें हमने एक्ट कवर कर दिया 1861 और 1892 का। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और दो गवर्नर जनरल्स आज हम पढ़ेंगे, लिट्टन एंड रिपन। लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड रिपन। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं लॉर्ड लिट्टन के विषय में क्या कहा जाता है। सबसे पहली बात, इनका टाइम पीरियड इंडिया में 1876 से 1880 के बीच का है। इनके बारे में एक दो बातें जाननी ज़रूरी हैं जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। वो क्या है? देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में थी ना, जिसके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे बेंजामिन डिज़राइली, ये बेंजामिन डिज़राइली के उनके प्रोटीज थे, उनके पाले हुए थे। और बेंजामिन डिज़राइली ने ही इन्हें भारत भेजा था अपना कंजर्वेटिव एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए, तो इसलिए इनका एटीट्यूड काफ़ी कंजर्वेटिव टाइप रहेगा। दूसरी चीज़ ऐसी मानी जाती है कि ये समर्थक थे सोशल डार्विनिज़म की, डार्विन की थ्योरी जिसमें आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जिक्र करते हैं, उसमें सोशल डार्विनिज़म कि जो फिट है सर्वाइव करेगा, उस थ्योरी को नेगेटिव वे में हमेशा यूज़ करते रहे हैं टू सपोर्ट द रेसिज्म। तो ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्ट के तौर पर आपको ऑब्जर्व होंगे और इनकी रिएक्शनरी पॉलिसीज़ ही हैं इंडिया में जो नेशनलिज्म को इनडायरेक्टली जन्म दे जाएंगी। वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल भारत की वजह से ही न जाना जाता है, ये फ्रांस में अम्बेसडर के तौर पर भी सर्व करते रहे हैं। इनका लंबा करियर रहा है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ पॉलिटिकल एजेंट। और मैं आपको बता दूं कि जो एडवर्ड लुटियन हैं जिन्होंने दिल्ली बनाई, दिल्ली का आर्किटेक्चर दिया है, वो इनके सन इन लॉ थे। आई बात समझ में? तो ये लुटियन के फादर इन लॉ हैं, लॉर्ड लिट्टन। ये भी आपको पता होना चाहिए एक तथ्य। चलिए अब इनके विषय में कुछ कुछ चीज़ों का जिक्र करते हैं। 1875 में इनकी नियुक्ति हो गई एज अ गवर्नर जनरल। और आपको पता है कि 1857 ऑनवर्ड्स, जब 1858 में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया था, तो उसकी बाद से जो भारत में गवर्नर जनरल है, वो गवर्नर जनरल के साथ साथ वाइस रॉय भी कहलाने लगा। और लॉर्ड कैनिंग ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जो वाइस रॉय भी कहलाए। वाइस रॉय का मतलब यहाँ पर ये था कि जो क्राउन है, जो रॉयल्टी है, जो रॉयल हाउस है, उसका भारत पे कंट्रोल है। और जो पर्सन उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है उनके एजेंट के तौर पे, वो वाइस रॉयल्टी है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन होता है, ऐसे वाइस रॉयल्टी, तो नाम आता है वाइस रॉय। और इसी तरह से अप्रैल 1876 में इन्होंने कैलकाटा के गवर्नर जनरल के तौर पर ज्वाइन किया और ये पूरे भारत के गवर्नर जनरल और वाइस रॉय कहलाए। इन्होंने ये कमांड किन से ली? इनके पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे नॉर्थ ब्रूक। नॉर्थ ब्रूक से इन्होंने ये कमांड ली है और इनसे ये कमांड जाएगी रिपन के हाथ। तो इनके पहले जो इन्हें प्रेसिडेंट इनको प्रेसीड करते हैं वो नॉर्थ ब्रूक हैं, जो इन्हें सक्सीड करते हैं वो रिपन हैं। चलिए अब इनके किए कुछ कामों को समझते हैं, उसी के तहत आपको बाकी चीज़ें समझ आएंगी। सबसे पहली चीज़ है फैमिन ऑफ 1876-1878। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस समय में भारत में जो दक्षिण का क्षेत्र है, जो साउथ में मद्रास है, हैदराबाद है, बॉम्बे है, ये जो क्षेत्र दक्षिण का है, जो डेक्कन का एरिया है मेनली, ये एरिया लो रेनफॉल से जूझ रहा था। बरसात फेल हो रही थी, बरसातें नहीं हो रही थी। धीरे धीरे ये परिस्थिति आगे की तरफ बढ़ी और सेंट्रल इंडिया पहुंची और यहाँ से बढ़ते हुए यह परिस्थिति पंजाब की तरफ पहुंच गई। कुल मिलाकर के 2,57,000 स्क्वायर माइल एरिया इसने कवर कर लिया और इस पूरे क्षेत्र में उस समय में 58 मिलियन लोग रहते थे। तो ऐसा माना जाता है कि इस फैमिन ने 6 से 10 मिलियन के बीच में, जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं उनकी फिगर्स की बात करें तो 10 मिलियन लोग मरे हैं। 10 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग इस फैमिन में मरे हैं। फैमिन माने दुर्भिक्ष, अकाल, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। तो ये जो फैमिन आया है ये इनके पीरियड की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है।
ऐसा माना जाता है कि ये फैमिन तो रेनफॉल फेल होने से आया, लेकिन इस फैमिन को एग्जैजरेट करने का काम जो हुआ, जो ये बढ़ा है बड़ी तेज़ी से, ये ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। क्योंकि यही लॉर्ड लिटन है जिन्होंने इस समय में जो यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जिसमें ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जिक्र होगा, उनके कहने पर जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स हैं उनकी इंडिया में एंट्री पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो इम्पोर्ट ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दी, रिमूव कर दी। इसकी वजह से ब्रिटिश आर्टिकल्स इंडिया आने लगे फ्रीली, जिनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, और इंडियन प्रोडक्ट्स उन ब्रिटिश इम्पोर्टेड आर्टिकल्स के साथ compete नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरर सफ़र हुए। और उन मैन्युफैक्चरर को जो क्रॉप्स सप्लाई करता था डेक्कन का एरिया, वो फार्मर फिर सफ़र हुआ, क्योंकि डिमांड नहीं रह गई उनके रॉ मटेरियल की। और जब वो फार्मर सफ़र हुआ, ऐसे में उसके ऊपर बोझ पड़ा हुआ था कम बरसात का, जिससे कम पैदावार थी। तो ये कारण हो गया जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ फैमिन में। दूसरी कंडीशन ये कही जाती है कि चाहे सरकार ने उस समय में लगभग 10 करोड़ रुपए के अराउंड खर्च किया, लेकिन सरकार के जितने भी प्रोविजंस थे वो इनएडिकेट थे, और हाफ हार्टेड एफर्ट्स गवर्नमेंट ने किए फैमिन स्ट्रिकन लोगों को बचाने के लिए। जहाँ पर रसद पहुँचनी चाहिए थी सामान, वो नहीं पहुँच पाया। जिन क्षेत्रों में आपको मुआवजा पे करना था आप नहीं पे कर पाए, जहाँ रिलीफ वर्क होना था आप नहीं कर पाए। इस तरह से इन कमियों को देखें तो ऐसा लगता है कि जो फैमिन का असर था उसे बढ़ाने का काम अगर किया तो सरकार की ऑर्गेनाइजेशन ने, इन एफिशिएंसी ने, सरकार की इल मैनर्ड प्लानिंग ने। ऐसा माना जाता है कि बीमारियां उस समय तेज़ी से फैली, जैसे कि कॉलेरा और फीवर। यही है जो एक सूखे को महामारी में जो महामारी फैलती है वही एक सूखे को दुर्भिक्ष में बदल देता है, फैमिन में। क्योंकि लोग जब पैदावार कम होने लगती है तो कम खाते हैं, इसकी वजह से हंगर प्रिवेल कर जाता है, पॉवर्टी ऑलरेडी होती है। अब वो पॉवर्टी स्ट्रिकन पर्सन जब हंगर से जूझ रहा होता है तो बीमारियां उसे पकड़ती हैं ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो डिफेंस मैकेनिज़्म है बॉडी का, आपकी जो इम्यूनिटी है वो रिड्यूस कर जाती है। ऐसे में बीमारी जब एक बार फैलनी शुरू हो तो पूरा का पूरा जो लॉट है लोगों का, उसमें यह आग की तरह फैल जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई बात समझ में? यह आग की तरह फैल जाती है बीमारी। यही होता है एक दुर्भिक्ष की परिस्थिति, फैमिन की परिस्थिति। क्लियर? तो इसमें भी ये माना गया कि गवर्नमेंट ने मेडिसिन उस लेवल पर नहीं पहुंचाई, कॉलेरा और फीवर को कंट्रोल करने के प्रयास उस लेवल पर नहीं किए गए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी इस समय में। ऐसे में ये ज़रूर कहा जाता है कि ये जो फैमिन 1876 1878 का आया, इस समय में लिटन ने फैमिन कमीशन बनाने का काम किया। वाइसरॉय की काउंसिल जो हुआ करती थी, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उनके फाइनेंस मेंबर हुआ करते थे रिचर्ड स्ट्रेचे। और रिचर्ड स्ट्रेचे की अध्यक्षता में उस समय लॉर्ड लिटन ने एक फैमिन कमीशन बनाया। इसे स्ट्रेचे कमीशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेचे कमीशन किस लिए बना। स्ट्रेचे कमीशन को ये कहा गया कि आप जांच करिए कि फैमिन क्यों आया, आगे से इसको रोकने के लिए क्या प्रबंध करने चाहिए हमें, और पूरे देश लेवल पर एक एडवाइजरी किस बेसिस पर जारी की जा सके। स्ट्रेची कमीशन ने स्टडी किया और उसने ये रिकमेंड किया कि सबसे पहले तो जो प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर एक फैमिन फ़ंड बनना ज़रूरी है, ताकि फैमिन के लिए ट्रेजर, पैसे का एक अरेंजमेंट हमेशा बना रहे। दूसरी चीज़ जो इसने रिकमेंड की उसमें उसने ये कहा कि जो एक सभी को मुआवजा दिए जाने वाला काम है ये करेक्ट नहीं है। जो बहुत पुअरेस्ट है, जो अपना काम नहीं अब कर सकता है, मुआवजा सिर्फ उसे दिया जाए लेकिन जो अभी भी काम करने की कैपेबिलिटी में है उन्हें मुआवजा देने की बजाय काम दिया जाए। क्योंकि अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी जाएगी तो अल्टीमेटली वो अर्न कर पाएंगे, और अगर वो अर्न कर पाएंगे तो वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे और फिर फैमिन नहीं रह पाएगा। तो इन्होंने लोगों को काम देने की, एम्प्लॉयमेंट देने की बात की। इन्होंने कहा कि मुआवजा देने से बेहतर ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जाए, जो प्रोविंसेस हैं उनमें और काम कराया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर इनका मानना ये था कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स हों, जिस कंस्ट्रक्शन वर्क में कोशिश की जाए कि इरिगेशन के नेटवर्क को प्रमोट किया जाए, ताकि सूखे जैसी परिस्थिति से निपटने के लिए किसानों के पास पानी का प्रवाह बना रहे, और उस कंस्ट्रक्शन वर्क में ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा।
और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास एक प्रोडक्टिव एसेट डेवलप हो जाएगा, जिससे पैदावार भी बढ़ेगी और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और दूसरा है कि रेलवे के जो नेटवर्क है उसको एक्सपेंड किया जाए, ताकि जब भी ऐसी परिस्थिति फैमिन जैसी आ जाए तो जिन क्षेत्रों में सरप्लस क्रॉप्स पड़ी हुई हैं उन क्षेत्रों से डेफिसिट क्रॉप एरिया में क्रॉप्स पहुंचाई जा सके। क्योंकि आज भी देखिए बरसातें फेल होती हैं, सूखा कई क्षेत्रों में पड़ता है, लेकिन वो अकाल में नहीं बदलता, वो दुर्भिक्ष में नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि आज वी हैव रॉबस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आज आप एक जगह से क्रॉप दूसरी जगह ले जाते हैं। अगर मान लीजिए बिहार में बरसात फेल हो गई, कोई बात नहीं, रेलगाड़ियों पे अनाज वहाँ की मंडियों में, बाज़ारों में पहुँच जाएगा पंजाब से, तो वैसे हालात कभी भी नहीं बनेंगे। तो ये एक चीज़ कही गई कि आप ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क को एक्सपेंड करें, खासतौर पर फास्ट ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ द रेलवे। और सेकंड, कंस्ट्रक्शन वर्क करने का काम करें, जिसमें इरीगेशन पर फोकस करने की बात की गई है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फैमिन फंड बनाने का जिक्र किया गया, जिसके पास एक परमानेंट शेयर रेवेन्यू का उस फंड में भी डालने का काम किया जाए। जो एक हर्जाना दे दिया जाता है लोगों को सिंपली काउंट करके कि इतने लोग फैमिन स्ट्राइकन हैं, वो ना करके जिनको सिर्फ सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हें दिया जाए, बाकियों को काम दिया जाए। काम से लोगों के पास ताकत आएगी, रोज़गार आएगा और फिर वो ठीक हो पाएंगे। इस तरह के सुझाव उस समय के स्ट्रेची कमीशन ने प्रोवाइड किए थे, जिसमें से कुछ रिकमेंडेशंस माने, कुछ नहीं। हमने फैमिन कमीशंस के ऊपर डिटेल में लेक्चर दिए हुए हैं, उसमें सब कुछ क्लियर है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब इस समय में फैमिन आया था 1876-78 का, उसी समय में भारत में कुछ और चीज़ें भी हो रही थी जिससे लिप्टन का सबसे अधिक क्रिटिसिज्म किया जाता है। वो समझना आपको ज़रूरी है। वो क्या है? रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। बेंजामिन डिज़रायली, जो कि प्रधानमंत्री थे उस समय के ब्रिटेन के, जो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, उनका मानना ये था कि जो एम्प्रेस हैं, जो क्वीन विक्टोरिया हैं, उनको इंडिया की एम्प्रेस के तौर पर हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब ये बात तो ठीक है कि 1858 के एक्ट की वजह से क्वीन के अधीन सीधा भारत आ चुका था, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जो रॉयल सिग्नेचर्स थे इंडिया के मामले में, जो रॉयल इंसाइनियाज यूज़ किए जाते थे इंडिया के मामले में, जो कॉइन्स इशू होते थे इंडिया के मामले में, उनमें अभी रॉयल सिग्नेचर्स, रॉयल इंसाइनियाज, ये चीज़ें यूज़ नहीं हो रही थी। आई बात समझ में? ऐसे में ये माना गया था बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा कि क्योंकि हमने एक मैकेनिज़्म एक्सेप्ट किया है कि हम इंडियन प्रिंसेस की ऑटोनॉमी को हार्म नहीं करेंगे और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को एग्जिस्ट करते रहने देंगे, क्योंकि भारतीय राजाओं को अंग्रेज अपना एक रक्षक, एक प्रतिरोधक क्षमता के तौर पर विकसित करना चाहते थे, एक डिफेंस वॉल की तरह, एक बुलवॉर्क की तरह, कि इन्हीं राज शासनों ने, इन्हीं घरानों ने हमें 1857 के रिवॉल्ट में आम जनता के विद्रोह से बचाया है, यही हमें आगे आने वाले समय में भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे, इनको हम बेनिफिट्स देंगे। ऐसे में आपने इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट कराने स्वीकार किए हैं, लेकिन आपको ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी भी इंडिया में इस्टेब्लिश करनी ज़रूरी है। वो तब होगी जब इंडिया में उन इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स के जो कॉइन्स हैं, जो सिग्नेचर्स हैं, उनकी जो स्टैम्प्स हैं, उनसे ऊपर अगर ब्रिटिश स्टैम्प्स, ब्रिटिश फ्लैग, ब्रिटिश क्राउन के कॉइन्स, ये सारी चीज़ें प्रिवेल करती होंगी, तो एक सेंटीमेंट प्रिवेल करेगा कि नाउ द ब्रिटेन, नाउ द क्राउन, द रॉयल हाउस ऑफ द ब्रिटिश, इट इज़ द ओवर आर्किंग और इट इज़ द मेन पावर ऑफ द कंट्री। उसके लिए ऐसा माना गया कि अब ब्रिटिश क्वीन को भारत की साम्राज्ञी का टाइटल भी ले लेना चाहिए और इंडिया एक इनफॉर्मल कॉलोनी से इम्पीरियल कॉलोनी में कन्वर्ट हुआ। देखिए, इनफॉर्मल कॉलोनीज़ क्या होती थी? इनफॉर्मल कॉलोनीज़ वो होती थी जो मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए जोड़ी जाती थी, जिनसे हमें दो चीज़ें डिराइव करनी होती थी। एक तो उसमें मिलिट्री पावर यूज़ हो रही है, उसको हमने मिलिट्री पावर के दम पर अपने साथ जोड़ा है, दूसरा हम उससे इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं। लेकिन जो इम्पीरियल कॉलोनीज़ होती थी वो डायरेक्टली अंडर द सब्जुगेशन ऑफ द क्राउन, द रॉयल हाउस, उसके अधीन आ जाती थी और उसके ऊपर जो भी कार्यक्रम अब होगा वो एक लेजिटिमेट एक्शन के तौर पर होगा, विधि सम्मत तरीके से होगा, और वो लेजिटिमेट एक्शन द रॉयल सिग्नेचर, द रॉयल फ्लैग, द रॉयल पेन, उसके अंडर होगा। ऐसा वैधानिक काम करना ज़रूरी था, ऐसा माना गया। इससे एक छवि भी बनेगी कि ब्रिटेन और भारत को भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, ऐसा उनको लगता था कि भारत को भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अब वो सीधे सीधे क्राउन के साथ जुड़ा हुआ है, वो किसी की मर्जी पे नहीं है। तो इसलिए
वहाँ की पार्लियामेंट में रॉयल टाइटल्स एक्ट पास किया गया। इसका वहाँ पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन फिर भी इसे पास किया गया और भारत पे से लागू किया गया। इसके लिए जनवरी 1877 के दिल्ली के कोरोनेशन ग्राउंड में एक भव्य समारोह सजाया गया जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। ये समारोह भारत में कुल 3 बार सजा है अंग्रेज़ों के दौर में। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। एक बार 1877, एक बार 1906, एक बार 1911। 1877 क्वीन विक्टोरिया, 1906 अलेक्जेंडर, 1911 जॉर्ज फाइव। ये 3 बार भारत में दिल्ली दरबार लगा है। ये दिल्ली दरबार जो पहला लगा है इस समय में 1877 जनवरी में, ये बहुत ही भव्य समारोह था, यह बताने के लिए कि किस स्तर पर ब्रिटिश क्वीन प्रेस्टीज, डिग्निटी और ऑनर रखती हैं, और भारत उस क्राउन में एक ज्वेल की तरह होगा, कोहिनूर की तरह होगा, और उतना ही भव्य स्वागत भारत को करना है। 85,000 लोग वहाँ पर शामिल हुए, 85,000 लोग, जिसमें से इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस भी थे, कुछ अदर गणमान्य लोग भी थे, रेस्पेक्टेबल सेगमेंट भी था, कुछ मीडिया पर्सन्स भी थे, और 85,000 लोग उस समारोह को देखने के लिए वहाँ पर आए थे। आई बात समझ में? अब ऐसा माना गया उस समय में कि एक तरफ भारत इतने बड़े फैमिन से जूझ रहा है, 1 करोड़ लोग मर रहे हैं, आप हाफ हार्टेड रोल प्ले कर रहे हैं, आपने फंड्स प्रॉपर रिलीज़ नहीं किए, आपने सर्विसेज प्रॉपर नहीं दी। ऐसे में आपने भारत में इतना भव्य समारोह किया जिसमें मिलियंस ऑफ स्टर्लिंग्स जो करेंसी थी उनकी वो खर्च हो गए हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, मॉरल ग्राउंड में किस तरह से लेजिटिमेट है कि एक क्राउन जो ये मानता है कि अब ये कंट्री उसके एम्पायर का हिस्सा है, वो क्राउन जो अब इनको अपना सब्जेक्ट मानता है, अपनी प्रजा मानता है, ऐसा शासक, ऐसा शासन कैसे विधि सम्मत या मॉरल ग्राउंड पे खड़ा हो सकता है जो अपनी प्रजा को मरते देख रहा है और अपने ऊपर भव्य खर्चा कर रहा है उसी प्रजा से दिए हुए कर का इस्तेमाल करके। तो ऐसे में उस पर्टिकुलर रॉयल टाइटल एक्ट के तहत क्वीन विक्टोरिया को भारत में द एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया, जिसे हिंदी में कैसरे हिंद कहा गया। तो यही है 1877 का दौर जब ब्रिटिश क्वीन कैसरे हिंद बनी। आई बात समझ में? इसे के से भी लिखा जाता है, कई बार अलग अलग तरह से लिखा जाता है, कैसरे हिंद। तो उस समय में ये माना गया कि ये जो कैसरे हिंद का टाइटल आपने लिया है, इससे बेटर ये था कि प्रजा आपको अपनी महारानी स्वीकार करती, लोग भारत के आपको ये मानते कि आप इस लेवल पे हैं, आपने उनके लिए सोचा, और वो ये कंसिडर करते हैं कि यू आर द ट्रू एम्प्रेस ऑफ इंडिया, बशर्ते कि लोग मर रहे थे और आपने उन्हीं से एकत्रित धन इस्तेमाल करके उन पे थोपा खुद को, आप बाहर से आए, अपने आप को एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया, वो लोग सफ़र करते रहे और आप चले गए। तो इसको ये माना गया कि ये पूरा का पूरा एक पॉम्प एंड शो किया गया कि अब आप भारत जो है किस तरह से अंग्रेज़ों के अधीन चल रहा है। यही एक कारण रहा कि इस समय में जो भारतीय थे, जिनके अंदर एक नेशनलिज्म का सेंटीमेंट जाग रहा था, उनके अंदर कई तरह के सवाल उत्पन्न हुए। पहली बात, क्योंकि आपने ही खुद ये कह दिया है कि अब एम्प्रेस ऑफ इंडिया हुआ करेगी, अब देयर इज़ अ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें आपने प्रिंसली स्टेट्स को इनवाइट किया, उसमें कुछ डिग्निटरीज भी आए, तो नेचुरली उस समय में जो न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास सेगमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, उस सभा में, उस समारोह में, उसके भीतर भी यह जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा पैदा हुई कि इस नए ऑपरेटस में, इस नए सिस्टम और नई पॉलिटी में हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, हमारी पोजीशन क्या होगी। ये इवेंट ना होता तो शायद उस लेवल पर ये थॉट भी ना होता, लेकिन ये थॉट आया कि इस नए सिस्टम में प्रिंसली स्टेट्स हैं, क्वीन है जो कि अब एम्प्रेस है, साम्राज्ञी है भारत की, हम न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास के तौर पर इस नए सिस्टम में क्या जगह रखते हैं, हमें क्या मिलेगा इस भारत से। ये पहली बात। दूसरी बात, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस समारोह को देख रहे थे और इस समारोह से उन्होंने कंप्लीट आइडिया लिया कि अगर
किसी तरह का कोई कैंपेन भारत भर में ऑर्गेनाइज करना है तो हमें पूरे भारत भर से लोगों को ऑर्गेनाइज करना होगा इस तरह की मीटिंग्स में। और इसी से प्रेरणा लेकर के उन्होंने इंडियन एसोसिएशन और उस इंडियन एसोसिएशन के तहत इस तरह की नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करनी शुरू की, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने 1883 में होल्ड की थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उन्होंने देखा कि जब पूरे भारत भर से लोग, क्योंकि एक जगह पर पूरे भारतीयों का इकट्ठा हो पाना उस समय नामुमकिन था। अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स कोई समारोह करता था तो उस राज्य के लोग होते थे। अगर अब तक गवर्नर जनरल कुछ करते थे तो कलकत्ता के तो कलकत्ता में, मद्रास तो मद्रास, बॉम्बे तो बॉम्बे। लेकिन क्योंकि अब शब्द इस्तेमाल कर दिया आपने भारत की साम्राज्ञी, आपने तो खुद ही भारतीयों को यह एहसास दिला दिया कि ये कैसरे हिंद है। जो हिंद भारतीय भुला बैठे थे आपने याद करा दिया कि तुम हिंद से हो, तुम हिंद के वासी हो। तो हिंद के आगे उन भारतीयों ने एक ही बात जोड़ी, जय हिंद। कहते चलो फिर अब तुम भी बाहर बैठे, कैसरे हिंद नहीं जय हिंद। समझ आई बात? तो ये हिंद का आभास कराना, ये पैन इंडियन एक 85,000 लोगों की मीटिंग जिसमें अलग अलग ल्यूमिनरीज, अलग अलग डिग्नेटरीज आ रहे हैं, सारे प्रिंसली स्टेट्स। जब सारे प्रिंसली स्टेट वहाँ इकट्ठे हुए तब फील हुआ कि ये तो सारे एक एक क्षेत्र के राजा हैं, इससे इतर कुछ है भारत की साम्राज्ञी। बात समझ रहे हो? पहले हर कोई अपने आप को उसी प्रिंसली स्टेट में देख रहा था। अब एक कोरोनेशन ग्राउंड में एक मीटिंग हो रही है, क्योंकि लंबे समय से भारत के सम्राट के तौर पर मुगल तो थे, लेकिन वो दौर तो 1707 में औरंगजेब के साथ ही चला गया। उसके बाद ये पूरा दौर दोबारा अगर अनुभव हो रहा है तो आप देखिए कितने समय के बाद, 1877 में, लगभग 170 साल के बाद। आई बात समझ में? 170 साल के बाद फिर से एक समारोह सजा है जिसमें अब सभी शासक वहाँ मौजूद हैं और उनसे ऊपर कोई एक शासक बैठा है, द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो ऐसा फील हुआ कि ये है नेशनल लेवल की खेल। इस नेशनल लेवल में हम कहाँ हैं? और फिर अगर ऐसा कुछ करना है तो अब तो आज़ाद तो नेशन को कराना है, तो फिर मीटिंग भी नेशनली होंगी। और ऐसे ही नेशनल बॉडी की बात भी बढ़ी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पूरे अलग अलग क्षेत्रों से लोग आने चाहिए, और लोग जब आ ही चुके थे, देख ही चुके थे, तो उनको भी पता था कि ऐसे आते हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों से और मिलते हैं, बात करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी के लिए, उन्होंने इसका उपयोग और प्रयोग किया। दूसरी बात, एक तरफ भारत मर रहा था, त्रस्त था भुखमरी से, बीमारी से, महामारियों से, अकाल से। दूसरी तरफ इतना रंगारंग कार्यक्रम, इतना खर्चा, ये मॉरल क्वेश्चन क्रिएट कर गया अंग्रेज़ों के सामने, जिसे क्रिएट करने का काम किया भारतीय पत्रकारों ने। और उन्होंने ये मॉरल क्वेश्चन क्रिएट किया कि एक अगर ये ब्रिटेन होता और वहाँ पर यही माहौल होता तो क्या वहाँ के शासक अपनी खुद की प्रजा के प्रति भी ऐसा ही माहौल रखते? तो इसका मतलब प्रजा प्रजा का भेद है। जैसे यह शासक अपनी प्रजा के लिए ऐसा नहीं करता, पहले उनके फैमिन को ठीक करता, ऐसे ही हमें हमारा एक तंत्र चाहिए, हमारी सरकार चाहिए, हमारा शासन होना चाहिए यहाँ पर जो हमारे प्रति इतना इग्नोरेंट ना होता। तो गैर का और अपनों का फ़र्क पता चल गया कि हम एक बाहरी ताकत के द्वारा रूल्ड हैं और ये हमारे प्रति तो कभी भी मर्सी नहीं रखेंगे, कभी भी इन्हें हमारा संज्ञान तो होगा ही नहीं, इनको अपने ही इंटरेस्ट देखने हैं, क्योंकि आए, पैराशूट एंट्री की और चले गए, ख़त्म कहानी। भारत में क्या हो रहा है, कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन फंड हमारे चाहिए, रेवेन्यू हमारा चाहिए, रिसोर्सेज हमारे चाहिए। इस तरह के कंसेप्ट उस समय में भारतीयों के सामने उजागर करने का काम किया पत्रकारों ने। तो बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करेंट जो एग्जिस्ट कर रहा था लंबे समय से 1857 के रिवॉल्ट के बाद, उसे इस लिट्टन के एक्शन ने पूरी तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में उजागर करके रख दिया पत्रकारों के द्वारा कि यह है एक विदेशी शासन, यह है उसकी नीतियाँ, यह है उसका सौतेलापन। और जब आपकी कंट्री में आपके लोगों का रूल नहीं होता तो आपके रिसोर्सेज ऐसे यूज़ होते हैं दूसरों का इंटरेस्ट सर्व करने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसने राष्ट्रवाद की चेतना को और आगे बढ़ाया। लॉर्ड लिट्टन के समय में हुए इस रॉयल टाइटल एक्ट के तहत सजे समागम में, जिसमें 1877 में 1877 में एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। अब क्योंकि ये घटनाएं इतनी तेज़ हो रही हैं और भारतीय पत्रकार इतनी तेज़ी से इन चीज़ों को लिख रहे हैं, ऐसा माना जाता था कि 1876-7 तक ऐसा माहौल था
कि अंग्रेजी भाषा में लिखे जाने वाले अखबार 10 थे और वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में लिखे जाने वाले अखबार 200 थे। वर्नैकुलर मतलब आप सब जानते हैं कि 1835 में एक पर्सन हुआ करते थे, चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा पत्रकारिता को लिबरल कर दिया गया, मतलब अब आपके ऊपर वो पाबंदियां नहीं रह गई थी। चार्ल्स मेटकाफ के रेगुलेशन के द्वारा अब आप अपनी एक सेल्फ कस्टडी दीजिए, आकर के एक लेटर लिख करके सबमिट कर दीजिए कि आपकी ये प्रेस है, इतना प्रेमाइसेस है, आप ये अखबार छापना चाहते हैं, छापिए, आप पे रोक नहीं होगी, लाइसेंस लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। इससे जो एक आज़ादी मिली पत्रकारों को, उसकी वजह से 1876 तक कई वर्नैकुलर अखबार आ गए। मतलब पहले पत्रकारिता बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद, कलकत्ता में होती थी, अब पत्रकारिता छोटे छोटे कोनों में होने लगी, छोटे छोटे शहरों में होने लगी, और वहाँ पर उन लोकल लोगों को सर्व करने के लिए उन पत्रकारों ने क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया, लोकल लैंग्वेजेस का प्रयोग किया, जिन्हें हम वर्नैकुलर कहते हैं। और उस क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का लाभ ये हुआ कि अंग्रेजी शासन की फैमिन को लेकर के स्टैंड और अंग्रेजी शासन का उसी समय दिल्ली दरबार लगाने वाला दोहरा चरित्र, द हिपोक्रेटिक एटीट्यूड, ये दोनों ही उन पत्रकारों ने अपने आम जनमानस के बीच रखा। तो पहले के पत्रकारों के कंपैरेटिवली, पहले की लैंग्वेजेस के कंपैरेटिवली और पहले के सब्सक्रिप्शन के कंपैरेटिवली ये पत्रकार, ये लैंग्वेज और ये सब्सक्रिप्शन बहुत वाइड बेस्ड था, ये मास ओरिएंटेड था, क्योंकि इसमें भाषा सरल थी, भाषा क्षेत्रीय थी, और लोगों को बिल्कुल क्षेत्र से जोड़ करके समझाया गया कि वो इवेंट तुमसे रिलेशन कैसे रखता है, क्योंकि वो लगा तुम्हारे दिए कर से था, तुमने जो रेवेन्यू पे किया, और अब वो तुम्हारी क्वीन हो गई हैं, तो रेवेन्यू सारा तुम्हारा आगे भी उनको जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए उस रेवेन्यू के बदले आता क्या है, इससे पता लग जाएगा कि तुम्हें शासन अपनों का चाहिए या विदेशियों का। रेवेन्यू लेना गलत नहीं है, लेकिन उससे बदले में वापस तुम्हारे पास कितना आता है, ये तय कर देगा कि वो तुम्हारी साम्राज्ञी है कि नहीं है। तो इस तरह से लोगों के बीच में जब चेतना आने लगी, तो दोहरा चरित्र दिख गया अंग्रेजों का। ये चीज़ कटोच रही थी हर रोज़ लिट्टन को, और लिट्टन को ये पसंद नहीं था। ऐसे में लिट्टन ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में पास किया, जो था एक्ट 9 ऑफ 1878। इसके तहत ये प्रोविज़न पास कर दिए गए कि पहली बात तो ये एंग्लो इंडियन और यूरोपियन पत्रकारों पे, उनके पब्लिकेशंस पे और उनकी प्रिंटिंग प्रेसेस पे लागू नहीं होता। ये लागू होगा केवल और केवल वर्नैकुलर लैंग्वेजेस पे। जो भी पत्रकार, जो भी प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिकेशन वर्नैकुलर भाषा में आ रही है, ये उस पर लागू होगा। इससे क्लियरली रेसिस्ट एटीट्यूड साफ हो गया। तो इससे भारतीय पत्रकारों को और आधार मिला कि अंग्रेजी शासन नस्ल पे आधार पर है, ये नस्लीय शासन है, ये रेसिज्म करता है, ये रेसिस्ट है। वाइट मैन बर्डन जैसा, पैटर्नलिज्म की थ्योरी जैसा, सिविलाइजिंग द नेटिव जैसा कोई कंसेप्ट नहीं। ये आपको सभ्य बनाने नहीं आए, इन पे कोई वाइट मैन बर्डन नहीं है कि ये आपको अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं। इनमें कोई पितृत्व का, पैटर्नलिज्म का भाव नहीं है कि आपको संतान की तरह देखते हैं। ये केवल आपको चूसने के लिए आए हैं, लिच्चन है ये एक तरह के। तो इस तरह से ये कंसेप्ट किस समय प्रमोट हुआ, जब वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लागू किया लिट्टन ने, जिसमें ये प्रावधान रखे कि जो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट है वो किसी भी पब्लिकेशन हाउस को, किसी भी पब्लिशर और प्रिंटर को ये कह सकता है कि आपको मेरे पास आना है और एक कस्टडी देनी है जिसमें बॉन्ड साइन करना है। अगर आप कुछ भी ऐसा लिखते हैं जो सरकार की छवि के खिलाफ है, जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों में लड़ाई करा सके, जो सेना को और लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का सके, जो किसी को उकसा सके किसी की मृत्यु करने के लिए, इस तरह का कुछ भी अगर ऑब्जेक्शनेबल पाया जाता है आपके अखबार में, तो फिर आपकी वो जो बॉन्ड मनी आपने प्लेज की है वो जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद भी अगर वो छापेंगे आप, तो फिर आपकी प्रिंटिंग प्रेस और बाकी चीज़ें सब जब्त कर लिया जाएगा। और बॉन्ड मनी बहुत भारी लगाई जाती थी। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स के अगेंस्ट ऐसा कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, इसे आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का यह निर्णय सरकारी दायरे से भी बाहर रखा
कि उसे सरकार की भी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में सारी सरकारी शक्तियाँ उसी में वेस्टेड हैं। हालांकि एक प्रोविज़न रखा गया था कि भाई लोकल गवर्नमेंट से पहले प्रायर कंसेंट लेगा, लेकिन आप जानते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में दबदबा किनका था, खुद इन्हीं का तो था। तो कुल मिलाकर के इस प्रोविज़न के तहत जम करके अखबार भारतीय जब्त किए गए, संपत्तियां जब्त की गई, पत्रकारों को जेल भेजे जाने का काम भी आगे आपको दिखेगा। और मैंने बताया था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले पत्रकार थे जो जेल में डाले गए थे। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपने वर्नाकुलर प्रेस के तहत ये प्रमाणित कर दिया कि आप भारतीय भाषा और भारतीयों के बीच और एंग्लो इंडियन और यूरोपियन इन दोनों वर्गों के बीच भेद करते हैं। आपने ये प्रमाणित कर दिया कि आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो बेसिस होता है इक्वालिटी का। कानून का राज ही है तो कि सब बराबर है ना। अगर मैं आज अपनी कंट्री से रूल ऑफ लॉ निकाल दूं तो इक्वालिटी चली गई, क्योंकि जब कानून का राज नहीं रहेगा तो फिर किसी व्यक्ति का, किसी सोच का, किसी संप्रदाय का, किसी पंथ का राज होगा। वो व्यक्ति, वो संप्रदाय, वो पंथ, वो संस्था तो उन्हीं को समर्थन करेगी जो उनके पालन करता है। तो ऐसे में आप अगर उस संस्था, व्यक्ति, उस संप्रदाय, उस सोच को सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर आपको तो वो न्याय मिलेगा ही नहीं। इसीलिए कानून का राज अनिवार्य होता है इक्वलिटी के लिए। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो देयर इज़ नो इक्वलिटी। इसीलिए मैं समझाता था कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा के धरने करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय नहीं बदलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं है। वो रूल ऑफ लॉ पे बात करता है ताकि सबको इक्वलिटी से बेनिफिट हो सके। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे वेव होने लगा तो रूल ऑफ लॉ चला गया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आ गया अब डिस्क्रिशन में। फिर आई बात समझ में? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे में आपका प्रमाणित होगा कि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है और आप नौटंकीबाजी दिखा रहे थे कि हाँ, भारत में अंग्रेजों के आने के बाद ही रूल ऑफ लॉ आया है। आप ये कहते थे कि ये अंग्रेजी शासन है जो भारत में इक्वलिटी लेके आया है। आज के पहले आपके रूलर एब्सोल्यूट पावर रखते थे, एक ऑटोक्रेटिक रूलर के तौर पर थे, अनटेम्पर्ड, अनहिंडर्ड एब्सोल्यूटिस्ट थे, जिसको वो डेस्पोटिक ऐसा कहते थे, दे आर एब्सोल्यूट डेस्पोट्स। तो आपसे भी प्रमाणित हुआ कि जो एब्सोल्यूट डेस्पोटिज्म उन्हें अपनी ही शक्तियों से मिलता था, आपने अपने ऑफिसर को वही एब्सोल्यूट डेस्पोटिज्म दिया कानून के तहत नियम बना करके। तो आप भी एब्सोल्यूटिस्ट थे, तो फिर रूल ऑफ लॉ वाला तो कोई काम ही नहीं रह गया। तो इस तरह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारत में राजनीतिक चेतना को और बढ़ाया। लिट्टन के बारे में एक बात कही जाती कि इनका सबसे खतरनाक निर्णय रहा, क्योंकि किसी भी चिमनी से निकल रही फ्लेम्स, आग, उसे स्मूथ करने के लिए कभी भी उसको बंद नहीं कर देते, क्योंकि जब ये चिमनी का मुंह बंद कर देंगे ना, नीचे बॉटम में बम ब्लास्ट होगा फिर। और लिट्टन के काम ने वही किया। इसने पत्रकारिता का मुंह ऊपर से जब चिमनी बंद कर दी तो वो अंडर करंट बन के फूटा है फिर। और आप सबने देखा है 1878 ऑनवर्ड सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसके विरुद्ध पूरा देशव्यापी आंदोलन छेड़ा, इंडियन एसोसिएशन के ही दायरे में रह करके। और इस एक्ट को नाम दिया गया गैगिंग एक्ट, मुंह में रुमाल ठूस देने वाला एक्ट। तो इसे गैग एक्ट भी कहते हैं, याद रखना। कभी कोई पूछे कि गैगिंग एक्ट कौन सा, यही है जिसमें कहा गया कि आपने तो एक तरह से मुंह बंद कर दिया, मुंह ठूस दिया, सबका कपड़ा बंद कर दिया। और इसी के खिलाफ पूरे भारत भर में घूमते हुए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिंदू मुस्लिम को कहा कि एक हो जाओ, हम बटे हुए हैं इसलिए अंग्रेज हम पे शासन करते हैं। भारतीय लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जोड़ने का काम किया, कि लोगों को कहा कि अपने राजनीतिक पॉलिटिकल अधिकार सीख लो, समझ लो कि तुम्हारे पास क्या क्या अधिकार आ जाते हैं। तो इस तरह से लिट्टन के इस एक्ट ने चिमनी का मुंह बंद करने वाला काम कर दिया और आग सारी नीचे फैल गई, फ्लोर ही जल गया। इससे अंग्रेजी शासन को ही नुकसान हुआ आगे जा करके। आई बात समझ में? उनके सभी आधार, उनके तर्क गलत पड़ गए। आर्म्स एक्ट 1878 एक्ट 11। अंग्रेजी शासन सदा भारत में एक बात को प्रमोट करता था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत में जाति प्रथा थी, लोग जाति के आधार पर बटे थे। भारत में वर्ण आश्रम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इंडिया सोसाइटी इनइक्वालिटी पे बेस्ड थी। इंडिया सोसाइटी डेप्रिवेशन का पीक पोजीशन था। इंडिया सोसाइटी कल्चरली नर्चर्ड नहीं थी। यहाँ पर अपर कास्ट, अपर क्लास, लोअर कास्ट और लोअर क्लास का शोषण करते थे। लेकिन 1857 ऑनवर्ड्स अंग्रेज़ों की, चाहे वो टाउन प्लानिंग थी,
चाहे वो बिजनेस सपोर्ट था, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क में का एक्सपेंशन, लोगों को उस पे टैरिफ चार्ज करना, चाहे फ्रेट चार्जेस माल भाड़ा लागू करना, चाहे बिल्डिंग्स बनाना, चाहे जॉब्स की बात कर लेना, सर्विसेज में एनरोल करना, और चाहे वर्नैकुलर और आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट ने यह पूर्ण रूप से प्रमाणित कर दिया कि अंग्रेजी शासन भारत से भी बड़े स्तर पर, भारत में कास्टिज्म है लेकिन ये तो रेसिज्म की बात करते हैं। कास्टिज्म एक सामाजिक व्यवस्था होती है, वर्ण व्यवस्था, जिसमें आप किसी ज़माने में ये कर्म के आधार पर था, बाद में इसे जन्म के आधार पर कर दिया। लेकिन रेसिज्म जब हम बात करते हैं, इसे तो बायोलॉजी से जोड़ के देखा जाता है। ये तो सीधा ही नस्ल से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें सुधार कभी नहीं हो सकता, चाहे आप कितना ही अर्न कर लें, कितनी ही सुपीरियर पोजीशन हासिल कर लें, रेसिज्म के तौर पर आप रेसिस्ट के तौर पर पीछे ही रहेंगे। जिसका रेसिज्म का प्रमाण हमें कई बार मिल भी जाता है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। दोनों सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी अटैक हुआ भारतीय छात्र पर, ये रेसिज्म है। तो कुल मिलाकर के ये रेसिज्म का कंसेप्ट तब क्लियर हुआ जब आर्म्स एक्ट 11 पास किया गया, जिसके तहत ये प्रोविज़न रखा गया कि इंडियंस को कोई भी हथियार रखने में, हथियार घर पे रखने पर, हथियार धारण करने पर और हथियार लेकर घूमने पर पाबंदी है अगर लाइसेंस नहीं है तो। इसमें 3 साल तक की सज़ा है, और अगर ये करता पाया जाता है और नियम तोड़ा गया है और ऐसा लगता है कि हथियार घर पे रखा था, हथियार लेके घूमा है, हथियार को धारण करता है लेकिन छुपाए हैं तथ्य और तोड़ मरोड़ करके सरकार को बेवकूफ़ बनाया, तो सज़ा का प्रावधान 7 साल तक था। 3 से 7 साल तक के लिए आपको घुसेड़ा जाएगा अंतर, और फाइन भी लगेगा अलग से। फाइन और सज़ा दोनों मिल सकते थे। लेकिन यही सेम रूल एंग्लो इंडियन और यूरोपियन और अमेरिकन, इन पे लागू नहीं होता था। वो बिना लाइसेंस के आर्म्स लेकर के घूम सकते थे, रख सकते थे, पोजेस कर सकते थे। तो ऐसे में भारतीयों ने यह सवाल पूछा कि हम रेशियली इंडियन हैं, इसलिए हम पे ट्रस्ट नहीं है कि हम हथियार नहीं रख सकते, और वो रेशियली यूरोपियन, अमेरिकन और एंग्लो इंडियन है, इसलिए उन पे ट्रस्ट है कि वो हथियार रख सकते हैं। इस चीज़ ने दोहरा चेहरा खत साफ कर दिया अंग्रेज़ों का, और भारतीय उस समय के अवेकंड एजुकेटेड मिडिल क्लास ने अखबारों के माध्यम से इस एक्ट के खिलाफ भी बहुत आवाज़ उठाई। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, देखिए आप सभी ये जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन को यदि किसी चीज़ ने पकड़ दिलवाई है तो वो 2 चीज़ें रही हैं। एक सिविल सर्वेंट्स, जिसे स्टील फ्रेम कहा गया है, और दूसरी उनकी आर्मी, एक ब्यूरोक्रेसी, एक आर्मी। ऐसे में सिविल सर्विसेज की जो अपर पोजीशन हैं, जैसे कोवेनेंटेड पोजीशंस, वो इंडियंस के लिए हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रहीं, उनको वहाँ जाने नहीं दिया। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में एक प्रोविज़न रखा गया था कि अब कोई भी मेरिट के बेस पर किसी भी लेवल की सर्विसेज पे जा सकता है। नेशनैलिटी, ओरिजिन, बर्थ, रीजन, इसका आधार नहीं होगा कि वो इन सर्विसेज में नहीं जा सकता। 1833 के एक्ट में ऐसी बात कही गई। 1853 के चार्टर एक्ट में ये कह दिया गया कि अब जो भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दम पर ही एंट्रेंस होगी, इसके अलावा कोई और मैकेनिज़्म नॉमिनेशन वाला नहीं रहेगा। ऐसे में जिसमें मेरिट है वो आए, compete करे और चला जाए। लेकिन चूंकि एग्ज़ाम लंदन में होता था और क्योंकि सिलेबस में मेनली लैटिन, ग्रीक, ये कल्चर और ये चीज़ें पूछी जाती थी, और एग्ज़ाम की उम्र भी 23 साल हुआ करती थी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 21 साल हुआ करती थी, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कुल मिलाकर के मैक्सिमम एज 21 साल हुआ करती थी। ये पॉसिबल नहीं हो पाता था भारतीयों के लिए कि वो इतनी जल्दी यहाँ की पढ़ाई समेट करके वहाँ जाएं, वहाँ पर लंबे समय तक रहें, वो सारा सिलेबस कवर करें और फिर एग्ज़ाम क्लियर करें। इतना पॉसिबल नहीं था। तो भारत की लिमिट से इसे दूर ही रखा, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर प्रिंसिपल फॉर्म में ये दिखाना चाहा कि हम बहुत लिबरल हैं, हम रेसिज्म को फॉलो नहीं करते। 1964 में पहले सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, 1964 में पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया। आई बात समझ में? वो फर्स्ट पर्सन के तौर पर उभर करके आए और उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया। वो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट बने। लेकिन नंबर ऑफ इंडियंस जो अपियर होते थे और उसमें से फिर जो क्वालिफाई होते थे वो बहुत कम रहा। चीज़ें बदली। 1870 में एक प्रावधान लेकर के आया गया। उस प्रावधान में ये कहा गया कि 1/5 मेंबर मतलब 20%, 1/5 मेंबर इंडियन ही होंगे, ये मैंडेटरी है, चाहे वो कंपटीशन में हो या ना हो।
ये 1870 में प्रावधान लाया गया कि 1/5 मेंबर इंडियन होंगे, चाहे कंपटीशन से आए, कंपटीशन दिया या नहीं दिया, मतलब भारत की इम्पोर्टेंट फैमिली से या जो भी जिनका एक प्योर स्टैंड रहा है, जो लॉयल रहे हैं, उन लोगों को नॉमिनेट कर दिया जाएगा। मतलब भारतीयों का एक फिक्स रहना ही रहना है कोटा। इसके बाद अब लिटन का यह कहना था कि क्योंकि 1870 का ये जो क्लॉज है कि 1/5 भारतीय होने ही चाहिए, ये हो नहीं पा रहा था, रियलाइज़ नहीं हो पा रहा था, जेनुअनली ये इन प्रैक्टिकलिटी नज़र नहीं आ रहा था। तो लिटन 1879 के अराउंड ये स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज का प्रोविज़न लेकर के आए। इन्होंने कहा कि इस स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज के तहत हमें ये जो एग्ज़ाम लंदन में ऑर्गेनाइज करके इन कोवेनेंटेड पोजीशंस में इंडियन को एंट्री दी जा रही है, उस प्रक्रिया को बंद कर देते हैं। इन्हें वो लंदन वाला एग्ज़ाम फेस कराना हम बंद करते हैं, इन्हें भारत में ही रखा जाए और भारत में ही स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज के तहत 1/6 मेंबर इन द टोटल कॉर्पस ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, जो टोटल सिविल सर्वेंट्स सर्व कर रहे हैं, सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से 1/6 प्रपोर्शन इंडिया से ही उठाते हैं, मतलब 15% कह रहा हूँ, इंडिया से ही उठाते हैं वाया द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, जिसमें जो भी रेपुटेड फैमिलीज़ हैं और जो भी गुड स्टैंडिंग के लोग हैं उनको उठाया जाएगा। लेकिन इनकी सैलरी, इनकी पावर, इनके एमोल्यूमेंट्स उनसे कम रहेंगे जो बाकी के 5/6 मेंबर हैं। आई बात समझ में? यानी कि लिटन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रास्ता ब्लॉक कर दिया भारतीयों का कंपटीशन के थ्रू इस एग्ज़ाम में कोवेनेंटेड सर्विसेज में एंटर होने का, क्योंकि अब 1/6 जाएंगे तो 1/6 तो नॉमिनेटेड ही हो रहे हैं एक तरह से, गुड फैमिली बैकग्राउंड्स जिनका गुड स्टैंड है उनको आप चुन रहे हैं, तो वो तो आप ही के फेवर के लोग होंगे। तो जो लोग कंपटीशन के थ्रू जाना चाहते थे, जो शायद आपकी नीतियों के भी विरुद्ध है, मतलब आपने उनका रास्ता ही बंद कर दिया, क्योंकि आपने ये कहा कि सिलेक्शन ही अब यहाँ से करिए, जो लंदन का एग्ज़ाम होता है वो वहाँ होने दीजिए। तर्क आपने ये दिया है कि 1870 के प्रोविज़न को मैं फुली रियलाइज़ कराना चाहता हूँ, वो अब तक नहीं हुआ था। लेकिन 1870 के प्रोविज़न में ये नहीं था कि एग्ज़ाम ही नहीं करा के अब इंडियन आएंगे, इंडियन एग्ज़ाम के वाया भी आएंगे, लेकिन ये देखा गया था कि हमें 1/5 नंबरिंग ऑफ इंडियंस मेंटेन रखनी है मिनिमम। अब चाहे एग्ज़ाम लिया है उन्होंने, मतलब मान लीजिए कि 20 लोग भारतीय आने चाहिए, 10 जो हैं वो एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट हुए, 10 नहीं हो पाए, वो 10 फिर नॉमिनेट कर दिए जाएंगे गुड फैमिली या गुड स्टैंड रखने वाले लोग, तो 20 मेंबर हमें रखने ही रखने हैं भारतीय। ये 1870 का प्रावधान था। अब ये क्या प्रावधान लेकर के आ रहे हैं 1879 में कि स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज सेपरेट ही इंडिया के लिए कर दो, उसमें 1/6 मेंबर जो टोटल सिलेक्शन का कॉर्पस है उसमें इंडिया का प्रोपोर्शन आएगा, मैंने 15, और वो 15 पूरे के पूरे गुड फैमिली गुड स्टैंड वाले ही होंगे जो हम लेके आएंगे, मतलब कंपटीशन वाला तो टंटा ही खत्म। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इंडियंस की कोवेनेंटेड सर्विसेज में एंट्री होगी वो छोड़ो अब आप। इसके ऊपर सेक्रेटरी ऑफ सिलेक्शन ऐसे माना गया था कि गुड फैमिली गुड बैकग्राउंड से हम सेलेक्ट करेंगे, सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया जो क्वीन के एंड पर इंडिया का मैटर हैंडल करते थे लंदन में बैठ के, उनको ये नॉमिनेशंस भेजे जाएंगे, वो अगर इस पर मुहर लगाएंगे तो फिर उन लोगों को हम अपॉइंट करेंगे। पहले तो ये अपॉइंट भी हो जाते तो इनकी सैलरी, वर्किंग कंडीशन, सर्विस कंडीशंस और एमोल्यूमेंट्स अपने कंटेम्प्रेरी से कम होते जो दूसरे तरीके से आए हैं। दूसरी बात, कंपटीशन का ही चांस चला गया, तो नेचुरली फेवरेबल लोगों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। सेक्रेटरी फॉर द स्टेट को ये आइडिया उतना वाइज नहीं लगा, क्वीन को और पार्लियामेंट को भी आइडिया उतना वाइज नहीं लगा, तो लंदन में एग्ज़ाम तो कंटिन्यू रहा, ये स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज वाला प्रोविज़न सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन सेक्रेटरी फॉर स्टेट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दूसरा प्रोविज़न इसमें अपना लिया गया, वो ये था कि उम्र घटा दीजिए और एग्ज़ाम की, ताकि भारतीय ना आ पाएँ। तो उम्र 21 साल से घटा करके 19 साल कर दी गई थी। आई बात समझ में कि अब उम्र 19 साल है मैक्सिमम एग्ज़ाम देने की, तो ऐसे में भी फिर ये अश्योर हो गया कि एग्ज़ाम तो भारतीय दे ही नहीं पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से भी इनका रेसिस्ट एटीट्यूड पानी की तरह क्लियर हो गया। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, देखिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, समझने वाली है। देखिए एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो के समय में 1870s के ही वो भी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो ने डिसेंट्रलाइजेशन करना शुरू किया फाइनेंस का। अब देखिए सेंटर लेवल पे तो सेंट्रल है, गवर्नमेंट है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कलकत्ता की गवर्नर जनरल की।
इसके अलावा आती हैं 2 प्रेसिडेंसीज और, जैसे कि मद्रास और बॉम्बे। और इसी के अलावा हमने देखा था कि इस समय में प्रोविंसेस भी बनाई जा रही हैं अलग से, क्योंकि कई नए एरियाज़ एक्वायर कर लिए गए थे। तो ऐसा माना गया कि भाई सब्जेक्ट जो फाइनेंस का मामला है वो थोड़ा डिसेंट्रलाइज करें सेंटर में और प्रोविंसेस, माने इंपीरियल और प्रोविंशियल लेवल पे। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का काम एक लॉर्ड मायो ने शुरू किया। उसे प्रैक्टिकली ग्राउंड पे उतारने का काम करने का काम किया है लिट्टन ने एक लेवल पे। तो यहाँ पर आता है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म में क्या किया कि मान लीजिए 2 बॉडीज़ हैं आज की डेट पे, इमेजिन करिए कि एक सेंटर है और एक स्टेट है। तो ऐसा कहा गया कि ये जो सेंटर है, ये जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसेस हैं उस समय की, उन्हें लैंड रेवेन्यू, एक्साइज, स्टैम्प्स और लॉ एंड जस्टिस, ये मैटर अब आप हैंडल करेंगे। लैंड रेवेन्यू, एक्साइज, स्टैम्प, लॉ एंड जस्टिस, ये मैटर ऑफ प्रोविंसेस हैंडल करेंगी। ऐसे में प्रोविंसेस से ये कहा गया कि भाई आपको आज़ादी है अब एक्साइज, स्टैम्प्स, लॉ एंड जस्टिस, इन चीज़ों के ऊपर रेवेन्यू भी आप कमाइए। मतलब एक्साइज आप कमाइए, एक्साइज को हैंडल करना है तो एक्साइज पे एक्साइज ड्यूटी आएगी। स्टैम्प आप मैटर देख रहे हैं तो स्टैम्प पे स्टैम्प ड्यूटी आप ले सकते हैं। लॉ एंड जस्टिस के नाम पर आप लोगों से रेवेन्यू ले सकते हैं। तो ये 4 मद आप एकत्रित करिए, ये पैसा आप एकत्रित करिए और फिर इन फील्ड में जो एक्सपेंडिचर होना है वो आप करिए। तो यानी कि इन मामलों में खर्चा पहले केंद्र के लेवल पर ही सैंक्शन होता था, रेवेन्यू भी केंद्र ही कलेक्ट करता था, काम राज्य करते थे। अब राज्यों को थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिया गया है कि इन क्षेत्रों में खर्चा आप करिए और एकत्र भी आप ही करिए। ध्यान रखें कि पहले यही काम राज्यों के स्तर पे होते थे तो सेंटर से ग्रांट आती थी, लेकिन अब ये काम राज्य करेगा, प्रोविंसेस करेंगी, लेकिन सेंट्रल ग्रांट से नहीं। इन्हीं कामों को करने के लिए इनके एवज में रेवेन्यू भी आप कलेक्ट कर लिए इन नामों पे, एक्साइज, स्टैम्प और लॉ एंड जस्टिस के नाम पर। आई बात समझ में? और अगर एक्सेस में रेवेन्यू कलेक्ट हो गया है, जितना स्टिपुलेटेड है असेसमेंट किया जाएगा, जितना असेसमेंट से ज़्यादा है वो फिर सेंटर में भी जमा करा दीजिए। तो अगर मान लीजिए कि माना गया है कि रेवेन्यू 2 लाख इकट्ठा होना बनता है, एक्साइज, स्टैम्प, लॉ एंड जस्टिस इन नामों पे रेवेन्यू कलेक्ट हो गया जी 3 लाख, तो 2 लाख आप यूज़ करिए, 1 लाख सेंटर में जमा कराइए। लेकिन अगर कभी रेवेन्यू कम पड़ गया जितना असेसमेंट में था, तो सेंटर सिर्फ आधा ही बेयर करेगा। तो देखिए सेंटर कैसे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहा है, माने इंपीरियल गवर्नमेंट। अगर तो कम पड़ गया तो उस कम पड़ने का मतलब 1 लाख रुपया, 2 लाख असेसमेंट किया था, रेवेन्यू कलेक्ट हुआ 1 लाख, तो कम पड़ा, डेफिसिट हुआ 1 लाख का, तो सेंटर इसमें ग्रांट के माध्यम से फिल करेगा सिर्फ 50,000। अब आप देखिए 50,000 आप कैसे अरेंज करते हैं। लेकिन अगर बढ़ गया तो वो बढ़ा हुआ सारा 100% सेंटर को दीजिए, ये दोहरा चरण। तो ऐसे में ये कहा गया कि भाई हमने डिसेंट्रलाइज किया है फाइनेंस को ताकि राज्यों को थोड़ी इंडिपेंडेंस मिले इन मामलों में। लेकिन मुद्दा ये था कि राज्यों से ये एक्सपेक्ट हो रहा था कि वो इन मामलों में कर एकत्रित करने में अब और सख्त होंगे, क्योंकि जब हम इन क्षेत्रों में एक्सपेंडिचर की पावर उनको दे दी है तो अब ये तो उन्हीं का क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र हो गया, तो अब वो प्रॉपर रेवेन्यू रिकवरी भी करेंगे। और जब इस तरह से रेवेन्यू रिकवरी करेंगे तो होगा ये कि अगर तो एक्सेस में रेवेन्यू मिला तो हमारे पास आ जाएगा, और अगर घाटे में गया तो हमें आधा ही जिम्मेवारी उठानी है। तो इंडियन से और ज़्यादा रेवेन्यू मोबिलाइज हो किसी नए तरीके से, ये पहली बात। और दूसरा, जिम्मेदारियां और कम हो जाए अंग्रेज़ों की कि रेवेन्यू को भारत में कम ही यूज़ करें, हम विदेशों में ही अपने लिए यूज़ करें। इस प्रोविज़न के तहत ऐसा माना जाता है कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया था। लेकिन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट सिस्टम में होना चाहिए। राज्यों को अपनी आज़ादी होनी चाहिए खर्चे करने की, और उन खर्चों के लिए राज्यों को आज़ादी भी होनी चाहिए कि वो अपना टैक्स मोबिलाइज कर सकें। आज जैसे आप देखते हैं तो राज्यों में जब वैट नहीं आया, जब ये जीएसटी नहीं आया था तो सेल टैक्स राज्यों का होता था, जो सेल टैक्स लगता था वो राज्यों का होता था। तो इससे राज्यों को आज़ादी भी मिलती थी खर्चा करने की। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तभी जब उसके पास इनकम आती है। ऐसे में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो देना चाहिए और सेंटर से थोड़ा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए स्टेट्स को। लेकिन ये सारा कैरेक्टर ही बदल जाता है जब ये उसने किया है जो बाहर की सरकार है, एलियन